फिल्म की शुरुआत में एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो एक जादुई महल में अंधेरे रास्तों से होता हुआ एक कमरे तक पहुंचता है जहां एक सुंदर सी राजकुमारी सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी बहुत वर्षों से गहरी नींद में है और उसके सारे नौकर भी उसी तरह सोए हुए हैं। राजकुमार राजकुमारी के पास जाता है और उसे प्यार भरी आंखों से देखते हुए सोचता है, तुम कितनी सुंदर हो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें देखते हुए बिता सकता हूँ। फिर वह आगे बढ़ता है और राजकुमारी का हाथ पकड़कर धीरे से उसे चूम लेता है। उसके सच्चे प्रेम की शक्ति से राजकुमारी की नींद टूटने लगती है, जिसे देखकर राजकुमार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस, जिसका नाम पेरिस था, उसे कुदरत में बहुत दिलचस्पी थी। इसी वजह से वो हर वक्त अपनी लैब में जाकर पौधों के बारे में रिसर्च करता रहता था। अभी भी पेरिस एक नए पौधे पर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च से फुर्सत मिलते ही जब वो बाहर निकलता है तो उसे अपना बड़ा भाई टोरिन आता हुआ दिखता है। टोरिन एक बहुत ताकतवर योद्धा था और वो राजा के साथ मिलकर राज्य संभालता था। अब भी वो किसी काम को पूरा करके ही वापस आया था। सामने ही पेरिस को देखकर वो उसे अपना जंगी ड्रेस पकड़ाता है जो पेरिस को काफी भारी लगता है। टोरिन को राज्य के काम करते हुए देखकर भी पेरिस को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टोरिन हर वक्त पेरिस को समझाने की कोशिश करता रहता था कि तुम्हें राज्य की जरूरत है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन पेरिस के लिए उसके पौधों से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था। टोरिन कुछ देर तक तो पेरिस की ये हरकतें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन सब कुछ अकेले संभालना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए धीरे धीरे उसे पेरिस पर गुस्सा आने लगा। गुस्से में आकर टोरिन पेरिस का वो सारा सामान जो वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता था नौकरों से कहकर बाहर फेंकवा देता है। किंग भी पेरिस को इस बारे में समझाते हैं कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पेरिस को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसे गुस्सा आता है कि कोई उसकी बात नहीं समझता, बल्कि सब अपनी ही मनवाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपना सारा सामान उठाकर घोड़े पर लदकर महल से निकल जाता है। पेरिस एक अनजान राह की तरफ चल पड़ता है और कई दिनों तक लगातार सफर करता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रुके, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना ही नहीं था। एक रात तेज बारिश होती है और बिजली चमकती है, जिसे देखकर घोड़ा डर जाता है। डर के मारे घोड़ा बेकाबू होकर पेरिस को गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अंधेरा होने की वजह से पेरिस को समझ नहीं आता कि घोड़ा कहाँ गया। अब उसके पास घोड़ा भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका सारा सामान भी घोड़े के साथ ही चला गया था, इसीलिए वो कहीं रुक भी नहीं सकता था और पूरी रात जंगल में इधर उधर भटकता रहा। जंगल में उसे एक छोटा सा होटल दिखता है। पेरिस उस होटल में जाता है और उसके पीछे एक कुत्ता भी अंदर आ जाता है। वहीं एक औरत जो होटल की मालकिन थी, पेरिस को देखकर उसे पीने के लिए सूप देती है। पेरिस जो कई दिनों से भूखा था, सूप मिलते ही उस पर टूट पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहला चम्मच मुंह में डालता है, सूप को गले से नीचे नहीं उतार पाता, क्योंकि उसका स्वाद इतना खराब था कि कोई आम इंसान भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो तो फिर प्रिंस था। पेरिस सूप का बाउल उठाकर नीचे कुत्ते के पास रख देता है, लेकिन कुत्ता भी उस सूप को नहीं पीता। अब आप खुद उसके स्वाद का अंदाजा लगा सकते हैं। पेरिस मालकिन से पूछता है, क्या आपके पास कोई घोड़ा है, क्योंकि मैं खरीदना चाहता हूँ। अगर आप बेच नहीं सकती तो मैं उसे किराए पर भी ले सकता हूँ। लेकिन मालकिन साफ मना कर देती है। फिर मालकिन पेरिस से सूप के पैसे मांगती है, लेकिन पेरिस के पास तो एक भी पैसा नहीं था, तो वो खाने के पैसे कहाँ से देता। पैसे नहीं थे तो घोड़ा कैसे लेता। पैसे की बात सुनकर कुत्ता भी मालकिन पर भौंकने लगता है। पेरिस कहता है, सूप का स्वाद इतना बुरा था कि इसे कुत्ता भी नहीं पी सका। कोई भी औरत अपने खाने की बुराई नहीं सुन सकती, इसलिए ये सुनकर मालकिन गुस्से में कुत्ते को मारने लगती है। मालकिन का ध्यान भटकाकर पेरिस इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी मालकिन गन निकाल लेती है। पेरिस किसी तरह विंडो के पास जाकर बाहर कूद जाता है। अब पेरिस अंधेरे में आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच उसके सामने एक आत्मा आती है जो किसी प्रिंसेस की होती है। वो आत्मा पेरिस से मदद मांगती है, जिससे पेरिस डर जाता है। उसी वक्त वहाँ कुत्ता भी आ जाता है, जिससे पेरिस को थोड़ा हौसला होता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि अब कुत्ते की आवाज बदल जाती है और वो इंसानों की तरह बोलने लगता है। कुत्ते के आने से प्रिंसेस की आत्मा गायब हो जाती है। कुत्ता पेरिस को बताता है, मैं एक एंजल था, लेकिन मुझे एक विच ने जादू से कुत्ता बना दिया। फिर कुत्ता पेरिस को लेकर एक रास्ते पर चलने लगता है और उसे इस राज्य के बारे में बताने लगता है। तुमने जो आत्मा देखी थी वो इस राज्य की प्रिंसेस की थी जो श्रापित है। मेरी और प्रिंसेस की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक बुरी जादूगरनी ने प्रिंसेस को श्राप दे दिया था। इसलिए अब प्रिंसेस 100 सालों तक गहरी नींद में रहेगी और उसके साथ सारा महल भी इस श्राप का हिस्सा बन गया है। वे दोनों काफी देर चलने के बाद एक जादुई महल के पास पहुँचते हैं। महल के चारों तरफ एक चमकती हुई जादुई दीवार थी जो किसी कांच जैसी लगती थी। पेरिस उस दीवार के पास जाने लगता है तो कुत्ता उसे रोकता है, लेकिन पेरिस उसकी बात नहीं सुनता और उस दीवार को पार कर जादुई महल के अंदर चला जाता है। कुत्ते को भी मजबूरी में पेरिस के साथ अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेरिस को कोई नुकसान पहुंचे। महल में जाते ही एंजल कुत्ते से इंसान बन जाता है। इस एंजल का नाम अमन होता है। पेरिस के पूछने पर वो बताता है, मैं फिर से इंसान इसलिए बन गया क्योंकि विच का जादू मुझ पर सिर्फ इस जादुई महल के बाहर तक चलता है। महल के अंदर जादूगरनी का जादू असर नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ आते ही इंसान वाले रूप में या एंजल के रूप में आ सकता हूँ। उधर पेरिस का घोड़ा वापस उसी राज्य में चला जाता है जहाँ से वो पेरिस के साथ
निकला था। घोड़ा टोरिन के पास पहुंचता है तो उसे घोड़े पर लगा एक फूल नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पेरिस कहाँ गया है। टोरिन ने गुस्से में उसे जो भी कहा हो, लेकिन उसे अपने भाई की चिंता थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उस ओर निकल जाता है जहाँ पेरिस गया था। एमन पेरिस को बताता है कि अब तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकते। पेरिस उससे इसका कारण पूछता है, लेकिन तभी उन्हें महल की रक्षा करने वाले देख लेते हैं और उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं कि वे अंदर क्यों घुसे। पत्थरों से बचने के लिए दोनों भागते हैं और पास ही एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। जान बचाने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं और फिर पेरिस अमन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर अमन उसे राजकुमारी के श्राप की कहानी सुनाता है। वो कहता है, एक दिन किंग के महल में एक प्यारी सी प्रिंसेस का जन्म हुआ। उसी दिन किंग ने अपने महल में 6 एंजल्स को बुलाया था, जिनमें से एक मैं भी था। बाकी 5 मेरी बहनें थीं। मेरी सबसे बड़ी बहन हमारी लीडर थी। किंग के हुक्म पर हम सब एंजल्स को प्रिंसेस को आशीर्वाद देने भेजा गया। एक एक करके सभी एंजल्स प्रिंसेस के पास गईं और उसे सुंदर सुंदर आशीर्वाद और दुआएं देकर आईं। लेकिन मैं सबसे छोटा था और इसीलिए महल में देर से पहुंचा। जब तक मैं वहां पहुंचा, एक विच पहले ही महल में आ चुकी थी। किंग ने उस विच को प्रिंसेस को आशीर्वाद देने के लिए नहीं बुलाया था और यही बात उसे बहुत बुरी लगी। गुस्से में आकर उस विच ने प्रिंसेस को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस दिन ये लड़की चरखे में अपनी उंगली डालेगी, उसके 11 दिन बाद ये मर जाएगी। ये सुनते ही महल में सब लोग घबरा गए और उस श्राप से बचने के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। फिर वो विच मेरी बहनों पर हमला कर उन्हें कैद कर ले गई और महल से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद मैं महल पहुंचा और कोशिश की कि विच का श्राप खत्म कर दूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसलिए मैं उस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। बस इतना कर सका कि प्रिंसेस मरेगी नहीं, बल्कि वो और महल के सारे लोग 100 सालों तक गहरी नींद में सोते रहेंगे। उसे जगाने के लिए सिर्फ वही इंसान आएगा जो उससे सच्चा प्यार करता हो, और उसकी एक किस ही उसे इस नींद से जगा पाएगी। उसी वक्त फिर से प्रिंसेस की आत्मा आती है और अमन और पेरिस से कहती है कि वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो आगे की कहानी बताती है, मुझे विच के श्राप से बचाने के लिए किंग ने राज्य के सारे चरखे तुड़वा दिए और महल को चारों तरफ से इतना सुरक्षित करवा दिया कि कोई भी नुकीली चीज अंदर न आ सके। वो कहती है, किंग ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि अमन की मदद से मेरे लिए एक ऐसा खास कवर भी बनवाया जिसमें से कोई भी नुकीली चीज महल में दाखिल नहीं हो सकती थी। ये सब बताकर प्रिंसेस की आत्मा फिर से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद पेरिस बहुत देर तक सोचता है और आखिरकार तय करता है कि वो किसी भी हालत में महल जाएगा और प्रिंसेस को इस श्राप से आजाद करेगा। जब अमन और पेरिस आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पेड़ों के बीच एक जादुई दरख्त दिखाई देता है, जिसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। वो जादुई दरख्त कहता है, अब तक जिसने भी इस महल में जाने की कोशिश की है, मैंने उसे मार डाला है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी वापस चले जाओ। उसकी बात सुनकर अमन और पेरिस डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। फिर दोनों एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ अमन पेरिस से कहता है, अगर हमें महल में जाना है तो पहले हमें इस मैजिकल ट्री का सामना करना होगा। लेकिन पेरिस सोचता है कि अगर हम जमीन के ऊपर से नहीं जा सकते तो जमीन के नीचे से क्यों न रास्ता बना लें, इससे हमें लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों जमीन खोदना शुरू कर देते हैं ताकि नीचे से महल तक पहुंच सके। तभी फिर से प्रिंसेस की आत्मा आती है, जो अब भी बहुत उदास थी। वो वहीं से कहानी आगे सुनाने लगती है, जब मैं 16 साल की हुई तो किंग ने सारे चरखे जला दिए, लेकिन मैं इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। कई लोगों का काम छिन गया, उनके खाने पीने तक की दिक्कत हो गई। मुझे लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगी। गुस्से में मैं महल के नीचे बनी पुरानी गलियों में चली गई। वहाँ मैंने एक सुंदर औरत को देखा जो एक बड़े चरखे पर धागा काट रही थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और किसी तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी बातों में उलझकर मैं उसके पास चली गई और उसने मुझे भी धागा काटने के लिए मना लिया। जैसे ही मैंने धागा काटना शुरू किया, उसकी सुई मेरी उंगली में चुभ गई और उसी पल मैं गहरी नींद में चली गई। मेरे सोते ही पूरा राज्य भी सो गया और हम सब 100 सालों के लिए इस श्राप में कैद हो गए। वो सुंदर औरत असल में कोई और नहीं बल्कि वही विच थी जिसने मुझे श्राप दिया था। फिर मुझे बचाने एक एंजल आया, लेकिन वो भी विच के जाल में फंस गया और उसने उस एंजल को अपने जादू से कुत्ता बना दिया। इतना कहकर प्रिंसेस की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। पेरिस और अमन जमीन खोदते हुए जैसे ही नीचे जाते हैं, वही मैजिकल ट्री फिर उनके रास्ते में आ जाता है। डर के मारे दोनों ऊपर भागते हैं और जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ टोरिन दिखाई देता है, जो पेरिस को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। पेरिस जानता था कि टोरिन उसे वापस ले जाने आया है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है। हमने ये जमीन इसलिए खोदी है क्योंकि हम प्रिंसेस को बचाना चाहते हैं, लेकिन नीचे एक मैजिकल ट्री है जिससे हम नहीं लड़ सकते। टोरिन उसकी बातों पर हंसता है और कहता है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें घुड़सवारी भी नहीं आती, तुम प्रिंसेस को कैसे बचा सकते हो। फिर वो पेरिस को समझाते हुए कहता है, तुम घर वापस चलो, प्रिंसेस को मैं बचा लूंगा। टोरिन की बात सुनकर पेरिस बहुत दुखी हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ जाता है। जब पेरिस महल की जादुई दीवार के पास पहुँचता है तो वो दीवार उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तभी फिर से प्रिंसेस की आत्मा वहाँ आ जाती है। वो कहती है, तुम तो मुझे बचाने यहाँ आए थे, लेकिन अब अपने भाई की बातों में आकर यहाँ से जा रहे हो। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इस श्राप से आजाद करना चाहिए। लेकिन पेरिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि वो खुद प्रिंसेस को आजाद कर लेगा। पेरिस एक बार
बार फिर से जादुई दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज डरावनी थी और तभी वहाँ विच आ जाती है। वो अपने जादू से पेरिस को बेबस कर देती है और रस्सियों से बांध देती है। ये देखकर पेरिस हैरान भी होता है और गुस्सा भी आता है। उसके मन में आता है, ये विच हर बार हर किसी के रास्ते में कैसे आ जाती है, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। विच मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जानना चाहते हो मैं ऐसी क्यों बनी। फिर वो अपनी कहानी बताती है, मैं भी एक एंजल थी, हम सब एक ही परिवार के थे। मैं सबसे छोटी थी लेकिन सबसे ज्यादा तेज भी। मैंने बहुत जल्दी जादू सीख लिया था और इसी वजह से मेरे भाई बहन मुझसे जलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन मैंने ब्लैक मैजिक की एक पुरानी किताब पढ़नी शुरू की। तभी मेरी बहन मेरे पास आई और गुस्से में मुझे घूरने लगी। उसने कहा, अगर तुमने ये किताब पढ़ी तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैंने वो किताब खोल दी थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, किताब से निकली शक्तियों ने सब कुछ बदल दिया। मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई और मेरे पूरे परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया। कोई मेरी मदद को नहीं आया और इस तरह मैं सबके होते हुए भी अकेली हो गई। इतना कहकर विच वहाँ से गायब हो जाती है। शायद वो कोई अधूरा काम पूरा करने गई थी। उसके जाने के बाद अमोन वहाँ आता है और पेरिस की रस्सियां खोल देता है। फिर दोनों वापस उस मैजिकल ट्री के पास जाते हैं जिसने टोरिन को पकड़ रखा था। ये देखकर पेरिस कहता है, टोरिन को छोड़ दो। लेकिन मैजिकल ट्री हंसने लगता है और कहता है, अब मैं इसकी जान लेकर ही इसे छोड़ूंगा। अब पेरिस और एमोन समझ जाते हैं कि बातों से ये मैजिकल ट्री मानने वाला नहीं है। पेरिस थोड़ी देर बाद जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है जिनका असर उस पेड़ पर पड़ सकता था। वो बहुत होशियारी से कोई कहानी सुनाते हुए वो बूटियां मैजिकल ट्री को खिला देता है। जैसे ही उसने खाया, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और टोरिन खुद को छुड़ा लेता है। अब दर्द से बेहाल मैजिकल ट्री को पेरिस कहता है, मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, हमें महल के अंदर जाने दो। अब मैजिकल ट्री के पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वो उन्हें रास्ता दे देता है। महल के अंदर जाकर पेरिस उसे दर्द की दवाई देता है। फिर वो सभी महल के अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं, देखते हैं कि महल में सारे लोग उसी हालत में खड़े हैं जैसे वो 100 साल पहले थे। वे लोग महल के मेन गेट तक पहुँचते हैं, लेकिन वो बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। पेरिस एक सिपाही के पास जाता है और उसके कपड़ों से लटकती हुई चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक डरावनी हंसी फिर से गूंजती है। वो विच की थी। अब वो सामने आती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसने महल में मौजूद अपनी 5 बहनों को भी ब्लैक मैजिक से अपने जैसा बना दिया था। उनकी आंखों में जादू साफ दिखता था। वो अब विच के इशारों पर चल रही थी। अचानक वो सब पेरिस, अमोन और टोरिन पर हमला कर देती हैं। टोरिन पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाकर उन पर वार करता है, लेकिन उनमें से एक एंजल हवा में ही वो कुल्हाड़ी रोक लेती है। बाकी बहनें भी उन पर टूट पड़ती हैं। सब बहुत ताकतवर हो चुकी थी और उनके वार बहुत भारी थे। एमन समझाने की कोशिश करता है, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तुम लोग विच के इशारों पर चल रही हो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उन सबको उलझा देखकर पेरिस और टोरिन मौका पाकर महल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, पेरिस की हालत बिगड़ने लगती है। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर वो प्रिंसेस को ना जगा सका तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। वो जल्दी से महल की अंधेरी गलियों से होता हुआ उस कमरे में पहुंचता है जहां प्रिंसेस सोई हुई थी। कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। पेरिस जैसे ही उसके पास पहुंचता है, अचानक वहां विच फिर से आ जाती है। वो पेरिस को नफरत से देखती है और फिर एक बार अपने बीते कल की कहानी सुनाने लगती है। वो बहुत दुख के साथ बताती है, जब मेरी बहन ने मुझे परिवार से निकाल दिया, मैं अकेली रह गई थी, जंगलों में भटकती फिरती थी। तब मेरी मुलाकात एक घायल किंग से हुई जो एक हमले में बुरी तरह जख्मी था। मैंने अपने जादू से उसका इलाज किया। उसने ठीक होते ही मुझसे कहा, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। किंग को जब नई जिंदगी मिली थी तो वो विच से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने महल में रहने के लिए एक बड़ा घर दूंगा जहाँ तुम आराम और शान से रह सकोगी। किंग ने कहा कि वो पहले अपनी क्वीन से सलाह करेगा, फिर उसे घर मिलेगा। विच उम्मीदों से भरी महल पहुंची, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची, महल के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए। ये क्वीन का हुक्म था, क्योंकि क्वीन को पता चल गया था कि विच को उसकी बड़ी बहन ने ब्लैक मैजिक की वजह से अपने परिवार से अलग किया था। क्वीन नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी जादूगरनी उनके महल में रहे और नई मुसीबत ले आए। किंग को चाहकर भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी, क्योंकि हर अच्छा पति अपनी पत्नी की बात मानता ही है। विच जो कुछ ही देर पहले अपने सपनों का घर मिलने की खुशी में महल आई थी, उसके सारे सपने टूट गए। इसने उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ा और उसके अंदर बदले की आग जलने लगी। उसने चुपचाप ब्लैक मैजिक की किताब चुरा ली और धीरे धीरे काला जादू सीखने लगी। हर दिन वो नई शक्तियां हासिल करती रही और एक खतरनाक विच बन गई। फिर एक दिन अपने बदले को पूरा करने के लिए उसने किंग की बेटी और पूरे राज्य को कर्ज दे दिया, क्योंकि इसी महल में उसे जादूगरनी कहकर रोका गया था। अपनी ये पूरी कहानी सुनाने के बाद पेरिस उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी बहनों को अब एहसास हो गया है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने जो दुख झेले, अब वो सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। पेरिस की बातें सुनकर विच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैंने आज तक जो भी किया वो गुस्से और बदले की आग में किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं चाहकर भी ये कर्ज खत्म नहीं कर सकती। उसी वक्त सारे एंजल्स वहाँ आ जाते
जाते हैं और अपने जादू से विच की सारी शक्तियां खत्म करने लगते हैं। विच को इसका कोई दुख नहीं होता, बल्कि वो मुस्कुराती है क्योंकि अब उसका गुस्सा खत्म हो चुका था और वो अपने परिवार के साथ दोबारा खुश रहना चाहती थी। फिर पेरिस उस प्रिंसेस के पास जाता है जिससे वो प्यार करने लगा था। अब वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। पेरिस उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से उसे किस कर लेता है। उसके ट्रू लव की शक्ति से कर्ज टूटने लगता है और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। प्रिंसेस के जागते ही महल में सोए बाकी लोग भी जागने लगते हैं। प्रिंसेस पेरिस को धन्यवाद कहती है कि उसने उसे और पूरे राज्य को शाप से मुक्त किया। किंग खुशी से झूम उठता है। उसे लगा था कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन आज एक प्रिंस के ट्रू लव की वजह से उसकी बेटी उसे वापस मिल गई थी। किंग तुरंत प्रिंसेस और पेरिस की शादी का ऐलान कर देता है और पूरे राज्य में जश्न शुरू हो जाता है। फिर कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। प्रिंसेस अपनी प्यारी ब्लू फ्रॉक में बेहद सुंदर लग रही थी और पेरिस के साथ चलते हुए एक कमरे में आती है। ये वही कमरा था जहाँ पेरिस ने पौधों पर अपनी रिसर्च की थी और अब भी उसने अपना ये पैशन नहीं छोड़ा था। और इन दोनों के इस प्यारे से मोमेंट के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।